नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आयस में। सिद्धू आयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में आज हम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी जो जियोग्राफी की बुक है उसके 5th नंबर के चैप्टर को आज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाटर। तो आज के इस वीडियो में वाटर के डिफरेंट जो फॉर्म होते हैं उनको हम देखेंगे। उसी समय जो वाटर का जो हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे क्लाइमेट पे या हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रोल है उसको भी हम देखेंगे, और किस प्रकार से वाटर या मॉइस्चर हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है या उसको बदलने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर हमको वाटर को समझना है तो सबसे पहले जो वाटर साइकिल है या जल चक्र है उसको हमें समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम हमारे पहले की कंसेप्ट शुरू करते हैं, जो है कि वाटर साइकिल या जल चक्र वी कैन से। अब यहां पर एक आकृति के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो वाटर साइकिल है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका कॉन्टिनेंट वाला एरिया है और यहां पे आपका ओशन आ जाता है। ओशन, और ये जो बॉडी है वो है कॉन्टिनेंट या प्रायद्वीप या महासागर। अब यहां प्रायद्वीप पे हम जानते हैं कि माउंटेन्स होते हैं, इस प्रकार से प्लेट्यू वाला एरिया हमें दिखाई देता है, मैदान भी दिखाई देते हैं, और इस प्रकार से कुछ झीलें, लेक भी यहां पर हमें दिखाई देते हैं, और कई सारे पेड़ पौधे भी हम हमारे अर्थ का जो सरफेस है वहां पे देखते हैं। तो ये सारा एक यहां पे हमने पिक्चर बनाया है। अब ये वाटर बॉडी है जो कि पूरी तरह से फ्लैट है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो जल चक्र है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहां से सन की रोशनी क्या होती है, सन की रोशनी अब अर्थ पे आती है। तो सन की रोशनी अर्थ पे आती है तो यहां से सीधे तौर पर हम ऐसा मान लेते हैं कि सन की रोशनी कहां पे आ रही है, सन की रोशनी ओशन पे गिर रही है, या जो वाटर सरफेस है वहां पे सन की रोशनी गिर रही है। अब यहाँ पे सन की रोशनी जब रिसीव होती है तो क्या होगा, यहाँ का जो सरफेस वाला एरिया है वो गर्म होगा। जैसे ही सरफेस वाला एरिया गर्म होगा तो यहाँ पे वाटर वेपर का जनरेशन होगा। वाटर वेपर यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। जो बाष्प है वो हमें यहाँ पे निर्माण होता हुआ और निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। अब जो यहाँ पे जो बाष्प है अब वो ऊपर की दिशा में इस तरह से ट्रैवल करेगा कि हमने पहले ही बात हम कर चुके हैं, जहां पे सन की रोशनी गिरती है वहां पे क्या होती है, वहां पे जो हवा होती है वो पहले तो एक्सपांड होती है, उसके बाद वो लाइट होती है, मतलब उसका जो वजन होता है वो हल्की होती है, और उस तीसरी बात वो जैसे ही हल्की होती है वो ऊपर उठना शुरू होती है विद द हाइट। तो मान लीजिए यहां से हवा के साथ कुछ मॉइस्चर भी, मतलब कुछ नमी भी कि ऊपर की तरफ उठ रही है। जैसे जैसे नमी जो मॉइस्चर है एक पर्टिकुलर हाइट पे आता है, और उसी समय जो हाइट पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वहां पे क्या होगा, जो टेम्परेचर हमने पहले बात कर चुके हैं कि विद द हाइट टेम्परेचर गिरता है। अब यहां से जैसे जैसे ये जो मॉइस्चर है यहाँ पर आना स्टार्ट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो कम हो ही चुका होगा, जहां से क्या होगा, जो मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर हमें वाटर वेपर के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है वो क्या होगा, अब यहाँ पे वो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। मान लीजिए एक क्लाउड है, बादल है, और इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, इसमें होगी कंडेंसेशन। इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, मतलब जो वाटर वेपर होते हैं वाटर वेपर का कन्वर्जन इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, मतलब जो बाष्प होता है उसका रूपांतर यहाँ पे किस में होगा, उसका रूपांतर यहाँ पे जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वहां पे, जहां पे जल का रूपांतर हमें
देखने को मिलेगा। अब पूरी तरह से ये जो बादलों का जो एरिया है वो पूरी तरह से जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे भर जाएगा और एक समय आज ऐसा आएगा कि ये जो क्लाउड है पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा। ये जो क्लाउड है पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, मतलब जो ये क्लाउड है इसमें अब ज्यादा नमी यहाँ पे होल्ड नहीं हो सकती, या इस एरिया में इस क्लाउड में अब ज्यादा मॉइस्चर होल्ड किया नहीं जा सकता। अब तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं सैचुरेशन या सैचुरेट पॉइंट। अब ये मान लीजिए पूरा का पूरा जो क्लाउड का जो मास है अब पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है, पूरी तरह से मॉइस्चर से भर गया है। अब नीचे से जो भी मॉइस्चर आएगा यहाँ पे उसको होल्ड नहीं किया जाएगा, या यहाँ पे इस एरिया में उसको जगह नहीं मिलेगी। हम सभी जानते हैं जैसे जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहां पे कुछ विंड ब्लो करती है और अर्थ का जो सरफेस के ऊपर का हाइट का एरिया होता है वहां पे जेट नामक जो विंड होती है वो भी ब्लो करती है। तो उससे क्या होगा, ये जो क्लाउड है वो धरती की तरफ या दूसरी जगह पर, अगर ये वाटर बॉडी है तो दूसरे वाटर बॉडी की तरफ या वाटर बॉडी से लैंड की तरफ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। मान लीजिए ये जो क्लाउड है अब इस जगह पे ट्रैवल कर चुका है। अब यहाँ पे ये ए क्लाउड इसे हम कहेंगे और इसे हम बी क्लाउड कहेंगे, बादल। अब इसी दरम्यान इसी प्रोसेस में के बीच क्या हुआ, जो कंडेंसेशन था वो काफी अधिक मात्रा में हुआ। जो कंडेंसेशन अधिक मात्रा में होना मतलब जो बूंदे यहाँ पे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हमने देखे उनका साइज, उनका आकार यहाँ तक आते आते क्या होगा, यहां तक आते आते इस प्रकार से वो बढ़ गया। अब जो वाटर ड्रॉपलेट है या पानी की बूंदे हैं उनका साइज बढ़ने के कारण जो एयर होती है ये बड़े हुए वाटर ड्रॉपलेट या पानी की बूंदे को अब वो होल्ड नहीं कर पाती। अगर एयर इस पानी की बूंदों को होल्ड ना कर पाए, असमर्थ बन जाए तो क्या होगा, ये बूंदे अब नीचे गिरने, इस प्रकार से बरसात के रूप में हमें धरती पर गिरती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पानी देने का काम करेगी। अब इस तरह से पानी का कहाँ पर गिरेगा, लैंड पे गिरेगा। जो लैंड पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर वी कैन से। और उसी समय जो हमारा अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट लेक है, झील है, या जिसे हम सरोवर भी कहते हैं वो है, डैम्स है, जो रिवर्स है और ग्राउंड एरिया, इन सारी चीजों में वाटर क्या होगा, जमा होने लगेगा और वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, या पूरी तरह से ये सारा का सारा एरिया वाटर से फिलअप हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां से जो बचा हुआ वाटर है जो कि अब लैंड पे होल्ड किया नहीं जा सकता या उसे रोक नहीं लिया जा सकता, वो वाटर नदी के द्वारा सागर से आकर मिलेगा। इस प्रकार से ये हम पहले ही जानते हैं। उसी समय अंडरग्राउंड भी कुछ चैनल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, जो ओशन होता है उसको यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो मान लीजिए एक तो ग्राउंड वाटर भी ओशन में आ रहा है, उसी समय जो रिवर्स है उनके माध्यम से भी वाटर ओशन में आ रहा है। तो अब फिर क्या होगा, फिर यहां से हीट, फिर यहां से वाटर वेपर का जनरेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन, सैचुरेशन प्रोसेस, जो क्लाउड्स होते हैं उनके शिफ्टिंग यहाँ पे होगा। जैसे शिफ्टिंग होगा फिर से जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीजेस। तो अगर वाटर ड्रॉपलेट का साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा, फिर वाटर नीचे गिरेगा। तो ये जो सारा साइकिल है, ये जो सारा प्रोसेस है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जल चक्र, इसी को कहा जाता है वाटर साइकिल। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि वाटर साइकिल क्या होगा और किस प्रकार से ये वर्क करता है। फिर से एक बार इसे रिवाइज करते हैं। विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड, ओशन, यहाँ पे सन की रेज गिरती है, सन की रेज के
के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होती है। हीट के कारण जो वाटर होता है उसका इवेपोरेशन होता है। वाटर का इवेपोरेशन होने के बाद वो उठता है और एक विशिष्ट हाइट पे आने के बाद उसका कंडेंसेशन होता है। मतलब जो वाटर वेपर होते हैं उनका कन्वर्जन इन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में होता है। उसी समय सैचुरेशन की स्थिति होती है या सैचुरेशन की प्रोसेस होती है वो भी अल्टरनेटिवली वहां पे चालू होती है। और एक समय ऐसा आएगा ये जो बादल है वो अब ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा। उसी समय जो जेट विंड्स जो ऊपर वाले एरिया में बहती है वो क्या करेगी, जो क्लाउड्स है उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगी और दूसरे एरिया में जाकर वो क्लाउड का जो सैचुरेशन एरिया है या उसमें जो सैचुरेशन है वो कंप्लीट 100% हो जाएगा। उसके बाद वो बरसात के रूप में जमीन पर गिरेगा। जो पानी बरसात के रूप में जमीन पर गिरेगा वो क्या होगा, एक तो उसका पर्कुलेशन इनटू द ग्राउंड होगा। उसी समय जो जमीन पे पेड़ पौधे झील हो नदियां हो उनमें भी पूरी तरह से वो फिलअप हो जाएगा और आखिर में जो बचा हुआ पानी है फिर से आकर ओशन में मिलेगा। फिर से ओशन से वही इवेपोरेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल, पूरा का पूरा जल चक्र हम देखते हैं। तो इस प्रकार से वाटर साइकिल कार्य करता है या इस प्रकार पूरा का पूरा वाटर साइकिल वर्क करता है। तो यहां पर हमने वाटर साइकिल के बारे में देखा। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका 71% जो एरिया है वो किसने कवर किया है, 71% एरिया इज कवर बाय वाटर बॉडीज। मतलब ओनली 29% area of the earth is land mass and 71% area of earth is a water। तो जो 71% एरिया इज कवर्ड बाय द वाटर, तो वो जो वाटर है जो हमारे यहाँ डिफरेंट वाटर बॉडीज होती है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। वाटर बॉडी मतलब क्या होता है, वाटर बॉडीज, नदी एक वाटर बॉडी है, लेक एक वाटर बॉडी है, आइस कैप एक वाटर बॉडी है, ग्राउंड वाटर एक वाटर बॉडी है। तो इस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए शुरुआत में हम यहाँ पे 100% लेते हैं या 100 लीटर भी आप इसे मान सकते हैं, जो आपके लिए सहायक हो उस चीज को आप यहाँ पे एज अ बेस पकड़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे मिलता है, इससे पहले कई बार हम बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे मिलता है, सबसे ज्यादा वाटर मिलता है ओशन में। ओशन में वो कितना है, सबसे ज्यादा वाटर जो 71% वाटर हमारे अर्थ पे है, अगर उसको हम एक प्रकार से बेस में 100% ले तो उससे 97.3% वाटर कहां पे मिलता है हमें, 97.3% वाटर हमें मिलता है ओशंस में। अब बचा कितना, अब यहां पे बचा 2.7, तो उतना ही वाटर हमें एज अ फ्रेश वाटर हम उसे यूज करते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है, जो वाटर हम यूज में ला सकते हैं उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। और जो ओशन वाला वाटर होता है वो सलाइन होता है। सलाइन होता है मतलब साल्टी होता है। इसमें बहुत सारे क्षार होते हैं। जो ये वाटर या तो हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते उसी समय, या इसे हम जो क्रॉप की फील्ड्स होती है या फार्मिंग होती है, फार्मिंग के इरिगेशन में वहां पे भी हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, वो सलाइन वाटर होता है। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वाटर कहां पे मिलता है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मिलने वाला वाटर आइस कैप। जो हिमालय जैसे माउंटेन एरिया है वहां पे जो ग्लेशियर्स है, जो वो एरिया पूरी तरह से कवर है, तो उस एरिया में, या अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं, उस वाले एरिया को, सारे के सारे एरिया को अगर हम मिला दे तो वहां पे जो मिलने वाला वाटर है वो कितना है, वो है 2%। अब ये कितना हुआ, इन दोनों को अगर एक कर दे तो ये होगा 99.3%। मतलब जो हमारे उपयोग में आने वाला जो बचा वाला वाटर है, जिसमें रिवर आते हैं, लेक्स आते हैं, डैम्स आते हैं, ग्राउंड वाटर आता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर पाया जाता है, वो सारा वाटर कितना है, वो सिर्फ होगा 0.7
0.7%। उतना ही वाटर हम जो अदर जो वाटर बॉडीज है वहां पे देखते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे आइस कैप्स के रूप में कितना 2% वाटर हमें दिखाई देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर वो कितना है? ग्राउंड वाटर है 0.68%। देखिए ग्राउंड वाटर पे पहले यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर कहां पे है? 97% वाटर ओशन में है। जो फ्रेश वाटर उसके बाद ओशन के बाद सबसे ज्यादा आइस कैप्स के रूप में हम देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर हमें कहां पे मिलता है? तो उसमें ऑप्शन थे एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। रिवर भी एक ऑप्शन था। बहुत सारे लोगों ने रिवर को ही सही मान लिया और राइट करके आ गए, तो लेकिन रिवर वाला ऑप्शन गलत था। वहां पे राइट सही आंसर या सही जवाब क्या था? वहां पे सही जवाब था ग्राउंड वाटर। वो कितना है? 0.68%। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक्स वहां पे कितना है? वहां पे है 0.009%। देखिए जो वाटर लेक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सलाइन वाला वाटर लेक और दूसरा होता है फ्रेश वाटर लेक, जहां पे पानी नमकीन पाया जाता है। तो वहां जो फ्रेश वाटर लेक होते हैं वहां पे कितना पानी है? वहां पे है 0.009%, जो फोर्थ नंबर पे आता है। अब जो फिफ्थ नंबर पे आने वाला है वो क्या है? इन लैंड सी एंड साल्ट लेक्स। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में जो सांबर नामक जो राजस्थान वाले एरिया में हम साल्ट लेक देखते हैं, उसी प्रकार के लेक अगर हम पकड़े, या जो इनलैंड सी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ब्लैक सी हो गया, डेड सी हो गया, जो इजराइल में हम पाते हैं, तो उस प्रकार के सी को अगर हम पकड़े तो इस प्रकार के सी में जो वाटर है वो कितना है? वो फिर से 0.009%। मतलब फ्रेश वाटर लेक्स और जो इनलैंड सी और साल्ट लेक्स है वहां पे एक ही मात्रा में, बिल्कुल एक ही तरह का नहीं, एक ही मात्रा में वहां पे हमें जल देखने को मिलता है। छठे नंबर पे आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमें कितना जल मिलता है? एटमॉस्फेयर में हमें मिलने वाला जो जल है वो है 0.019%। और आखिरी 7वें नंबर पे कौन सी वाटर बॉडी होगी? आखिरी 7वें नंबर पे आने वाली वाटर बॉडी है रिवर। रिवर पे कितना हमें जल मिलता है? वो है 0.0001%। देखिए हमारे यहाँ गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है, तापी है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी नदियां हमारे इंडिया में है। उसी प्रकार के अमेज़न एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। नाइल वो भी एक नदी है। चीन में यंगत्सो जैसी नदियां, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हमारे यहाँ देखी जाती है। फिर भी वहां पे जो वाटर हमें दिखता है वो कुल वाटर का कितना है? वो कुल वाटर का है 0.0001%। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें जो फ्रेश वाटर की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, वो काफी कम है। तो इसलिए हमें काफी अच्छी तरह से जो फ्रेश वाटर है उसका यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से वाटर का सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम हमारा जो अर्थ का सरफेस है वहां पे देख सकते हैं।
फिर से इसको एक बार विद इन सेकंड रिवाइज करते हैं। सबसे ज्यादा ओशन में 97.33% जो कि सलाइन वाटर है, जो कि हम यूज में ला नहीं सकते। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आइस कैप्स, वहां पे कितना है? 2%। तीसरे नंबर पे क्या है? ग्राउंड वाटर, जिसपे क्वेश्चन पहले आ चुका है, वो कितना है? 0.68%। चौथे नंबर पे फ्रेश वाटर लेक्स, वहां पे कितना है? 0.009%। पांचवें नंबर पे है इनलैंड सीज और साल्ट लेक, वहां पे कितना है? 0.009%। सातवें नंबर पे, छठे नंबर पे आने वाला है एटमॉस्फेयर, वहां पे कितना है? 0.001919%। और आखिर में रिवर में कितना पाया जाता है? रिवर में सिर्फ 0.0001% ही वाटर हमें रिवर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने रिवर की बात की। और जो हमारा फ्रेश वाटर के मेन सोर्स कौन से है? हमारा फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है? एक है ग्राउंड वाटर, ये वाला, उसके बाद रिवर, एक हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है। अगर इन दो ही सोर्स की अगर हम बात करें तो ना आइस कैप से सीधा हम वाटर जाकर ला सकते, हिमालय में हम वाटर के लिए नहीं जा सकते, पोलर एरिया में भी हम वाटर के लिए स्पेशली नहीं जा सकते, वो एक है। और ये हमारे ये तीन जो वाटर बॉडीज है वो हमारे फ्रेश वाटर के मेन सोर्स है। उसके बाद हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में भी हमें वाटर मिलता है, लेकिन वो हम डायरेक्टली यूज में ला नहीं सकते, उसे हमें डिफरेंट प्रकार के मेथड का यूज करना पड़ता है, जो कि कॉस्टली होता है और उसी समय उसमें काफी समय जाता है, तो उस कारण वो हम यूज में नहीं ला सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक स्टार ग्राउंड वाटर, दूसरा फ्रेश वाटर लेक और आखिर में रिवर। इन ये जो तीन वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है, उनका हमें काफी अच्छी प्रकार से न्यायपूर्ण इनका उपयोग करने की जरूरत है, खास करके आने वाले समय में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ सरफेस वो किस प्रकार से है, इस चीज को हमने समझा। अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे सैलिनिटी की, कि हमने यहाँ पे बात की कि 97% सॉरी लगभग 97% वाटर कहाँ पे मिलता है? ओशन में मिलता है, जो कि सलाइन है। कि उसके सैलिनिटी क्या चीज होती है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। सैलिनिटी या जिसे क्षारता भी कहा जाता है। अब ये सैलिनिटी वाला चीज क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक वाटर 1 liter of water you have taken from some area। अब ये जो 1 liter वाटर है, इसमें कितने प्रतिशत क्षार है, मतलब इसमें कितना प्रतिशत नमक है, तो जो नमक का जो प्रतिशत होगा तो उसे क्या कहेंगे? सैलिनिटी हम कहेंगे। ये तो एक हुआ। और दूसरे वे से उसे हम समझते हैं इन अ सिंपल वे, एकदम आसानी से इसे हम समझेंगे। और काफी इजी कंसेप्ट है, काफी सीधा कंसेप्ट है, उतनी ही सीधी तरह से इसे हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम मानते हैं कि ये जो वाटर बॉडी है, मान लीजिए ये एक वाटर का टैंक है, वाटर का टैंक है। और इस वाटर को हम सभी जानते हैं कि लीटर में उसे हम नापते हैं, पर यहाँ पर समझने के लिए हम उसे क्या कहते हैं? ग्राम में नापते हैं। तो यहाँ पे कितने वाटर है? यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर है इस टैंक में। तो इस टैंक में अगर 1000 ग्राम वाटर है, अगर यहां से जो भी खारा पानी या जो भी इसमें जो भी नमक होगा, अगर उसको हम निकाल दे, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे साल्टी वाटर हो, जो फ्रेश वाटर होता है वहां पे भी थोड़ा बहुत नमक हमें दिखाई देता है, उस वाटर की भी सैलिनिटी थोड़ी बहुत होती है। तो यहां से अगर मान लीजिए ये जो 1000 ग्राम का जो वाटर का वेट है, उसमें हमें कितनी मिलती है? उसमें हमें 10 ग्राम क्या मिलता है?
उसमें हमने 10 ग्राम नमक मिलता है, उसमें हमें 10 ग्राम साल्ट मिलता है। तो जो ये वाटर होगा तो उसकी सैलिनिटी कितनी होगी, उसकी सैलिनिटी क्या होगी, उसकी सैलिनिटी होगी 10 पीपीटी। अब ये पीपीटी क्या होता है, पहला पी पार्ट, दूसरा पी पर टी 1000, पार्ट पर 1000, मतलब जो 1000 पार्ट का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। तो यहां पे हमने किसे समझा कि सैलिनिटी किसे कहते हैं। अगर कोई वाटर बॉडी ले और मान ले उसे हम कि उस वाटर बॉडी में 1000 ग्राम वाटर है, उस 1000 ग्राम से जो भी वाटर हम निकाले और जो भी वाटर को हम प्रोसेस करें और उसमें से जो भी नमक बाहर निकलेगा, वो जितना भी नमक निकलेगा, चाहे वो 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो या 20 ग्राम, अगर वो 20 ग्राम हुआ तो वो जो वाटर बॉडी हमने ली थी उसकी सैलिनिटी कितनी होगी, उसकी सैलिनिटी होगी 20%। अब यहां पे हमने सैलिनिटी क्या चीज है इस कंसेप्ट को समझा। देखिए जो वर्ल्ड ओवर जो ओशन है, जो जागतिक लेवल पे हम जो ओशन या महासागर देखते हैं, उनकी एवरेज सैलिनिटी कितनी है, उनकी एवरेज सैलिनिटी है 35 पीपीटी पार्ट पर 1000। जो विश्व की अगर हम बात के पूरे विश्व के ओशंस को हम एक साथ ले और उसका एवरेज निकाले तो उसका एवरेज कितना होगा, उसका एवरेज सैलिनिटी होगा 35% पार्ट पर टी, 35 पीपीटी। लेकिन जो इजराइल में पाए जाने वाला एक सी है जिसका नाम है डेड सी, तो उसकी सैलिनिटी कितनी होगी, तो उसकी सैलिनिटी है 340 पीपीटी। मतलब अगर ये जो डेड सी है उससे हम 1000 ग्राम वाटर ले और उसमें कितना नमक निकलेगा, तो उसमें हमें 340 ग्राम नमक मिलेगा। कहां पे, डेड सी, वो कहां पे है, इजराइल में जो डेड सी है, डेड सी, इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, वो कहां पे है, डेड सी इन इजराइल में हमें डेड सी देखने को मिलता है। ये जो डेड सी है इसे नाम क्यों दिया गया है डेड सी, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में सैलिनिटी होने के कारण यहाँ पे जो जीव जंतु है जैसे कि मछलियां होती है और भी कोई जो पानी में तैरने वाले या पानी में जीवित रहने वाले जीव होते हैं, वो लगभग ना के बराबर होते हैं। काफी कम मात्रा में, वो लगभग ना के बराबर ही आप जिसे कह सकते हैं, और बैक्टीरिया वगैरह वो चीजें तो आपको कहीं पे भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो कछुआ होते हैं, टर्टल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, डॉल्फिन, ये जो कोई भी चीजें है यहाँ पे लगभग ना के बराबर है या हमें दिखाई नहीं देती, उसके कारण इसे डेड सी कहा गया है। अगर आप एक तैराक नहीं है या आपको तैरना नहीं आता, तब आप क्या करेंगे, और इस सी में जब आप उतरेंगे तो आपको तैरने की वहां पे जरूरत नहीं होगी। आप जब तैर नहीं सकते तभी भी वहां पे आप डूब नहीं सकते। उसका रीजन क्या है, उसका जो सैलिनिटी है काफी ज्यादा होने के कारण उसका डेंसिटी भी काफी अधिक है। और जिस किसी भी बॉडी का डेंसिटी काफी अधिक होता है, वहां पे जो तैराक है वहां पे काफी इजी तरह से तैर पाता है। तो इसलिए जो डेड सी है वहां पे स्विमर्स जो है वो डूबने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने सैलिनिटी को समझा, उसी समय जो डेड सी है उसको भी हमने समझा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओशन सर्कुलेशन की। ओशन सर्कुलेशन की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले एक
मार्च ये डे कौन सा दिन, एज अ विच डे वी आर सेलिब्रेटिंग वाटर डे? आंसर इज 22 मार्च। तो 5 जून को कौन सा डे होता है? 5 जून को होता है, देखिए सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता चलेगा कि 5 जून ये हम किस डे के रूप में मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम एज अ वर्ल्ड्स वाटर डे इस रूप में मनाते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये 2 फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये फैक्ट्स चर्चा में रहते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे ओशन सर्कुलेशन की। ओशन वाटर सर्कुलेशन मतलब जो ओशन का वाटर होता है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूस रूप में वो मूव करता है। उस चीज को यहां पे हम समझेंगे। देखिए जो वाटर कहां पे होता है, वाटर एक लेक में भी होता है और दूसरा होता है ओशन में। यहां पे जो लेक में जो वाटर पाया जाता है वो मूवमेंट नहीं करता और उसका कोई सर्कुलेशन हमें दिखाई नहीं देता। एक अगर वो उसका जो वाटर बॉडी हो इतना बड़ा ना हो जो कि सी का होता है या जो कि ओशन का होता है। तो लेक वाला जो वाटर बॉडी होता है वो शांत होता है, क्लाम होता है, उसमें लगभग मूवमेंट ना के बराबर होती है। लेकिन जो ओशन होता है, ओशन में जो वाटर होता है वो हर वक्त मूवमेंट करता है। उसका जो मूवमेंट होता है वो इन कंटिन्यूस वे में आप उसे हम देख सकते हैं। तो उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब जो ओशन की मूवमेंट होती है वो किस प्रकार से होती है, वो देखिए, वो 3 फॉर्म में हमें वो दिखाई देती है। एक है वेव्स, दूसरी होती है इप्टाइड और आखिर होती है करंट्स, वाटर करंट्स। तो इन 3 चीजों के कारण, ये 3 महत्वपूर्ण कारण ऐसे हैं जिनके कारण हमें जो ओशन का वाटर है उसकी मूवमेंट देखने को मिलती है। पहले एक एक करके हमको इन डिटेल में इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इन डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहां पर हम ये जो वेव है उसको हम समझते हैं कि वेव आखिर क्या होती है और वेव किस प्रकार से फॉर्म होती है। इस चीज को हम पहले समझेंगे। वेव, अब वेव किस प्रकार से फॉर्म होती है। आप जब कभी भी जो वाटर बॉडी होगी उसके सरफेस पे आपने कभी नजर डाली है तो वहां पे एक प्रकार से थोड़ी थोड़ी तरंगे, थोड़ी थोड़ी लहरें आपको वहां पे दिखाई देगी। जैसे ही आप ओशन की तरफ देखते हैं, ओशन एक काफी बड़ी वाटर बॉडी होने के कारण वहां पे जो लहरों का साइज है वो थोड़ा बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। या उसी समय आप कोस्ट पे खड़े हैं और आप जो सी की तरफ देख रहे हैं तो सी की तरफ से आने वाली हवाएं आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। तो अब ये हवा और ये वाटर वेव, इसमें क्या कनेक्शन है इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है और यहां से विंड क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट इस दिशा में ब्लो कर रही है। ये वेस्ट की दिशा है, ये ईस्ट की दिशा, पूरब पश्चिम। अब क्या होगी, जैसे ही कोई विंड किसी बड़ी वाटर बॉडी से गुजरेगी तब क्या होगा, जो विंड है वो उस विंड का कांटेक्ट, ये जो वाटर का सरफेस है यहाँ पे वो विंड अपना कांटेक्ट बनाएगी। जैसे ही विंड अपना कांटेक्ट उस वाटर बॉडी पे या वाटर के सरफेस पे बनाएगी, वो क्या करेगी, ये जो वाटर वाला सरफेस है उसको आगे पुश करने का काम करेगी, उसको आगे धक्का देने का काम वो करेगी। जैसे जैसे विंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इसका पुशिंग फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे विंड का पुशिंग फोर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही जो विंड्स की जो लहरें होती है उनकी साइज हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। मतलब
जो वेव जनरेट होती है, वो वेव जनरेट होने का असली रीजन क्या है? वेव जनरेट होने का असली रीजन है जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर से जो जो एयर होती है वो ब्लो करती है। जब वो विंड वाटर बॉडी के ऊपर से ब्लो करती है, उसी समय वो वाटर का जो सरफेस होता है उससे कांटेक्ट बनाती है। उससे कांटेक्ट बनने के कारण दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है। दोनों के बीच फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पे वेव का जनरेशन हम देख सकते हैं। अब जो वेव का जनरेशन हम तो सभी तरफ देखते हैं। कई कई जगहों पे जो वेव की हाइट होती है या वेव की जो ब्रॉडनेस होती है, कहाँ पे कहीं पे हम काफी बड़ी देखते हैं, कहीं पे काफी छोटी छोटी देखते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका मेन रीजन होता है विंड की स्पीड। विंड की जो स्पीड होती है वो उसके कारण जो वेव्स की हाइट और उसकी लंबाई होती है वो मैटर करती है। मतलब जितनी वेव्स की स्पीड ज्यादा होगी, जितनी विंड्स की स्पीड ज्यादा होगी, उतनी ही जो वेव है उनकी हाइट ज्यादा होगी, उतनी ही बड़ी वेव्स हमें दिखाई देगी। जितनी विंड्स की स्पीड कम होगी उतनी ही जो वेव है उसकी हाइट और उसकी लंबाई हमें कम ज्यादा दिखने लगेगी। उसी समय और भी कोई बहुत सारी चीजें होती है वो मैटर करती है, जैसे कि जो वाटर बॉडी है वो कितनी बड़ी है, ये एक चीज होती है। उसी समय जो कोस्टल एरिया है वो किस प्रकार का है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि विंड की जो स्पीड होती है उसी के कारण जो वेव्स होती है उनकी हाइट और लंबाई कम ज्यादा हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम पूरे के पूरे टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे हमने विंड क्या चीज है इसको समझा। अब उसमें एक सब टॉपिक है उसको हम समझते हैं। आपने त्सुनामी नाम का जो वर्ड होगा उसको सुना होगा, या सुनामी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। त्सुनामी या सुनामी। अब इस त्सुनामी या सुनामी क्या होता है इसको देखने से पहले ये त्सुनामी वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ इस चीज को हम देखते हैं। देखिए, ये जो त्सुनामी जो वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है। एक जापानीज वर्ड है। जो त्सुनामी का जो मीनिंग क्या होता है उसे कहते हैं हार्बर वेव। हार्बर वेव। अब इन्हें हार्बर वेव क्यों कहा गया है? देखिए, जब भी ये बड़ी बड़ी वेव्स उठती है, त्सुनामी वेव किस प्रकार की वेव्स होती है? इट्स अ लार्ज वेव, वी कैन से अ बिग वेव्स। जो बिग वेव होती है उसे त्सुनामी या सुनामी वाली वेव्स कहते हैं। और जो त्सुनामी जो वर्ड का ओरिजिन है वो एक जापानीज वर्ड है उससे हुआ है। जो उसका असली मीनिंग क्या है? उसका असली मीनिंग है हार्बर वेव। हार्बर वेव उसको क्यों नाम दिया गया है कि जब कभी भी ये बिग वेव, ये त्सुनामी वेव उठती है, जो हार्बर होते हैं, जो बंदर होते हैं, उसको काफी सारा नुकसान पहुंचाने का काम, उसका बहुत सारा लॉस करने का काम ये वेव्स करती है। उसी कारण उसे हार्बर वेव इस नाम से जाना जाता है। अब ये जो हार्बर वेव्स होती है या त्सुनामी होती है वो किसके कारण फॉर्म होती है, उसके रीजंस क्या है, इसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए, जो त्सुनामी या जो बिग वेव्स होती है वो फॉर्म होने के कारण जब कभी वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वाटर का डिस्प्लेसमेंट मतलब वाटर, मान लीजिए ये वाटर है, यहां से किसी कारण यहां पे वाटर का ब्रेक हुआ और एक वाटर की लहर इस तरफ चली गई और दूसरी वाटर की लहर इस तरफ चली गई, तो इसे क्या कहते हैं? हम वाटर का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो कि पहले काम वाटर था, किसी कारणवश ये वाटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके कारण वो त्सुनामी की लहरें जनरेट होती है, त्सुनामी की लहरें फॉर्म होती है। अब ये वाटर का डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, उसके क्या रीजन है, इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। देखिए, जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट होने का सबसे पहला रीजन है स्टॉर्म्स।
स्टॉर्म्स। अब ये स्टॉर्म्स किस प्रकार से वाटर का डिस्प्लेसमेंट करते हैं? देखिए, जो साइक्लोन होते हैं, जो स्टॉर्म्स होते हैं, वो काफी मात्रा में उसकी जो विंड्स की स्पीड होती है वो काफी अधिक मात्रा में होती है। कई कई जो स्टॉर्म्स होते हैं उनकी विंड्स की स्पीड 200 किलोमीटर पर हावर के आसपास होती है। तो मान लीजिए अगर इतनी स्पीड में जो बड़ी वाटर बॉडी होती है वहां पे अगर कोई विंड ब्लो करे तो डेफिनेटली वहां पे वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वहां पे वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब वहां पे ये जो सुनामी की लहरें होती है वहां पे वो जनरेट होने की या फॉर्म होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो एक रीजन था कि सुनामी की लहरें कहां क्यों जनरेट होती है, उसका एक रीजन है वो है स्टॉर्म। उसका दूसरा एक रीजन है वो है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक किस प्रकार से इस चीज को हम यहां पे समझते हैं। मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है और यहां पे ये नीचे बॉटम का ओशन का बॉटम का एरिया है। अभी तो ये जो वाटर बॉडी है पूरी तरह से काम है, पूरी तरह से शांत है, इस प्रकार से हम देखते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, यहाँ पे भूकंप आ गया। अब भूकंप आने के कारण क्या हुआ, जो ये वाला जो एरिया है यहाँ की वो एरिया यहाँ पे से धस गया या सिंक हो गया और इस प्रकार से यहाँ पे एक डिप्रेशन वाला एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ। जैसे ही यहाँ पे डिप्रेशन वाला एरिया क्रिएट होता है, हम सभी जानते हैं जो ऊपर का जो वाटर होता है वो वाटर क्या करता है, हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ वो फ्लो करता है। जो ऊपर वाला वाटर था वो क्या करेगा, इस एरिया को फिलअप करने के लिए इस तरफ वो फ्लो करेगा। जैसे ही इस एरिया को फिलअप करने के लिए ये ऊपर वाला वाटर इस तरफ फ्लो करेगा, उसी समय जो एक कोस्टल एरिया है इस एरिया में जो वाटर था वो किस तरफ फ्लो करेगा, वो इस तरफ फ्लो करेगा, इस दिशा में। और एक समय क्या होगा, जो कोस्टल एरिया होता है, अगर वाटर लाइन यहाँ पर थी पहली नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे ही ये वाला प्रोसेस होगा तो जो कोस्ट लाइन होगी वो वाटर यहाँ तक लगभग रिड्यूस होगा, मतलब ये एक प्रकार से गैप क्रिएट होगा। और जैसे ही ये गैप पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा तो वाटर फिर से क्या करेगा, ऊपर की तरफ वो मूवमेंट करेगा और जो पहले रिड्यूस एरिया था, रिट्रीटिंग ऑफ ओशन थी, वो फिर से इस एरिया की तरफ वो इस प्रकार से इस एरिया को फिर से कैप्चर करने के लिए वो वाटर मूव करेगा। तो इसी प्रोसेस में जो वाटर की डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट जनरेट होने के कारण बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होगी और उन्हीं बड़ी बड़ी वेव्स को क्या कहा जाता है, उन्हीं बड़ी बड़ी वेव्स को सुनामी या तत्सुनामी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, वाटर का डिस्प्लेसमेंट होने की संभावना होती है। तीसरा है वोल्केनो। अब वोल्केनो किस प्रकार से, इस चीज को भी हम इन शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, फिर से यहां पर एक वाटर बॉडी लेते हैं, यहां पे ये बॉटम वाला एरिया है, नीचे वाला। तो मान लीजिए यहां पे वोल्केनो जनरेट हुआ, तो यहां से एक प्रकार से वोल्केनो का एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक प्रकार से वोल्केनो का स्फोट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्केनो का स्फोट होता है तो डेफिनेटली वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी समय वोल्केनो के कारण काफी अधिक मात्रा में लावा इस एरिया में गिरने लगेगा, मतलब इस एरिया में जो भी वाटर था वो किस दिशा में मूवमेंट करेगा, वो इस दिशा में अब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहां तक आते आते जो पानी की जो लहरें है वो एक विशाल रूप धारण कर लेगी, वो एक बड़ी से बड़ी वेव में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और आखिर में वो जो तट से जब टकराएंगी तब वो लगभग सुनामी की वेव बन चुकी होंगी। तो इस प्रकार से हमने बात की कि जो सुनामी की लहरें होती है वो इन सारी कारणों के
जो सुनामी की लहरें होती है वो उठने का कारण क्या होता है? स्टॉर्म्स, अर्थ एंड अर्थक्वेक यानी वोल्केनो। और आखिरी में एक और रीजन है, वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, अब ये लैंडस्लाइड क्या होता है हम सभी जानते हैं कि जो ओशन का बॉटम वाला एरिया होता है, जो ओशन की बॉटम की टोपोग्राफी होती है, जो भूरूप होते हैं, वहां पे भी हमें माउंटेन, प्लेटू और मैदान इस प्रकार के टोपोग्राफी दिखता है, इसी प्रकार का सरफेस दिखता है जिस प्रकार का सरफेस हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर है या लैंड के सरफेस के ऊपर है। जब कभी यहाँ पे मान लीजिए जिस प्रकार की लैंडस्लाइड या भूस्खलन हम अर्थ के जो हमारा लैंड का सरफेस है वहां पे दिखते हैं, उसी प्रकार का भूस्खलन या लैंडस्लाइड जब अंडर द वाटर होती है, उसके कारण भी वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है और उसके कारण भी सुनामी की लहरें जनरेट हो सकती है। तो ये प्रमुख 4 कारण हैं जिनके कारण सुनामी की लहरें फॉर्म हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैव टू मेक द सुनामी वेव्स, तो उसमें से ये लैंडस्लाइड होगा, वोल्केनो होगा, अर्थक्वेक होगा यानी स्टॉर्म्स, ये सारी चीजें वहां पर आएगी। देखिए स्टिल ऑफ डेट मतलब आज के दिनों तक जो सुनामी की लहरें थी या उनको देखा गया, तो लगभग यहां पर एक चीज यहां पे ऑब्जर्वेशन में आई, लगभग एक जो सुनामी की लहर थी उसकी हाइट कितनी थी आप अंदाजा लगा सकते हैं? तो सुनामी स्टिल ऑफ डेट जो सुनामी की लहरें है उसको ऑब्जर्व किया गया, तब सुनामी की हाइट थी 150 मीटर के आसपास। ये 150 मीटर काफी बड़ी हाइट हो जाती है, काफी लंबी हाइट हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र पे या हमारे सागर या ओशन पे बनने वाली जो लहरें होती है वो कितनी बड़ी होती है। तो ये एक रीजन है। जो ये लहरें होती है ये तो 150 मीटर के आसपास उनकी हाइट तो होती है, उसी समय जो उनकी स्पीड होती है, उनकी स्पीड की लगभग 700 किलोमीटर पर हॉर के आसपास उनकी स्पीड होती है। जो बुलेट ट्रेन्स होती है उनकी स्पीड भी 500-600 इसके आसपास होती है। जब हम हमारे सामने से बुलेट ट्रेन को जाते हुए देखते हैं तो एक ही नजर में वो हमारे आगे से चली जाती है, उसको पूरी तरह से हम देख भी नहीं पाते। तो उसकी स्पीड कितनी होती है? उसकी स्पीड 500 या 600 के आसपास होती है। तो ये जो सुनामी की लहरें होती है उनकी स्पीड क्या होती है? 700। तो इमेजिन कीजिए जब ये कोस्टल एरिया से आकर टकराती होगी तो किस प्रकार की तबाही ये मचाती होगी। तो इसी प्रकार की कुछ सुनामी की लहरें 2004 साल में हमारा जो इंडिया का जो ये वाला तट है, ये ईस्ट वाला जो एरिया है, इस एरिया से आकर टकराई थी। और यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है इनसे इस एरिया को काफी डिस्ट्रक्ट करने का काम इन लहरों ने किया था। तमिलनाडु, केरला और जो ओडिशा, आंध्रा वाला कोस्ट है वहां पे 2004 में जो उठने वाली सुनामी की लहरें थी उन्होंने काफी अधिक मात्रा में तबाही मचाई थी। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था इंडिया का जिसे हम पहले इसके पहले वाले वीडियो में हम बात करते थे, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। वो कितनी डिग्री पे था? उसका लैटिट्यूड क्या था? उसका लैटिट्यूड था 6 डिग्री एंड 4 मिनट। क्या था? 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड। तो यहां पे जो इंदिरा वाला पॉइंट था वो 2004 से पहले ये जो पॉइंट था वो समंदर का जो पानी है उसके ऊपर था। लेकिन जब 2004 में सुनामी आई तो ये वाला जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। तो इस प्रकार से हमने बात की सुनामी लहरों की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं
इप्स और टाइड की। अब ये इप और टाइड क्या होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जो ओशन सर्कुलेशन है, ओशन वाटर सर्कुलेशन, उसको समझने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं सॉरी। इप टाइड जिसे कि ज्वार भाटा कहा जाता है। अब ये इब और टाइड क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे कि मुंबई वाला एरिया, यहाँ वहां पर अगर हम देखें कोस्टल एरिया में एक विशिष्ट समय में क्या होता है, जो सन की जो हाइट है वो रेज होती है, जो सन की वाटर लेवल, सॉरी इट नॉट सन इट इज अ सी, जो सी की जो वाटर लेवल होता है वो राइज होता हुआ और उसी समय थोड़ी देर के बाद वो घटता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो जो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर लेवल होता है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी कहते हैं ज्वार एंड भाटा। तो इस चीज को हम समझते हैं। जब सन का जो पानी होता है जब वो राइज करता है तो उसे कहते हैं ज्वार, और जब सन का पानी डिक्रीज करता है, फॉल करता है, तो उसे कहते हैं भाटा। तो और एक वे में इसको हम समझते हैं, इसे कह सकते हैं हाई टाइड, और इसको हम कह सकते हैं लो टाइड। अब ये तो हमने समझा कि ये हाई टाइड, लो टाइड या ज्वार या भाटा क्या होता है। जो वाटर लेवल होती है उसका राइज होना या उसका फॉल होना उसी को क्या कहते हैं, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं या हाई टाइड या लो टाइड उसे कहते हैं। बट ये जो सन की जो लेवल, सी की जो लेवल होती है वो राइज होने का और फॉल होने का उसका रीजन क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। रीजन उसके देखो दो रीजन है। एक है सबसे महत्वपूर्ण मून ग्रेविटी और दूसरी है सन की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। जो सन और मून का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण हमारे यहाँ टाइड्स आती हुई दिखाई देती है। अब ये टाइड्स किस प्रकार से ये चीजें एक्ट करती है इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे हम मून लेते हैं, मून अर्थ। अब जो हमारा अर्थ है उस पे 71% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। तो मून की जो ग्रेविटेशनल पुल होगी, जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो जो अर्थ पे जो पानी है उसको क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो मून जो अर्थ पे हमारे पानी है उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगी, उसको अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। तो यहाँ पे जो पानी होता है यहाँ पे इस प्रकार से ये पानी का एक बल्ज हमें बनता हुआ, यहाँ पे एक पानी का बल्ज यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे हाई टाइड। जब ये बल्ज खत्म हो जाएगा फिर से पानी अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे लो टाइड। तो इस प्रकार से ये ऐड करता है। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स होते हैं उसको हम समझते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो है जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या करता है, जो अर्थ पे जो पानी है उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। उसके कारण ये ईब टाइड जनरेट होते हैं, ये ज्वार भाटा जनरेट होते हैं। जो मून है वो क्या ओनली जो वाटर है उसी को अपनी तरफ खींचता है, जो लैंड होती है उसको अपनी तरफ नहीं खींचता। यस, लैंड और पानी दोनों को भी मून क्या करता है, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों को भी खींचता है। लेकिन जो पानी होता है वो पानी की फ्लेक्सिबिलिटी या उसका लचीलापन अधिक होने के कारण पानी क्या होता है, पानी एक बल्ज के रूप में सन की साइड में थोड़ा खिसक जाता है। वहीं पे लैंड एक ठोस होने के कारण, एक हार्ड होने के कारण
वो वहां पे जो मून का ग्रेविटेशनल पुल तो एक्ट करता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे हम जो डिफरेंट टाइप की जो ज्वार भाटा है उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हमें 3 पोजीशंस समझनी पड़ेगी। एक होगी स्प्रिंग टाइड को हम पहले समझते हैं। स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है सबसे बड़ी टाइड, सबसे बिग टाइड या हाईएस्ट हाई टाइड वी कैन से। तो अब इस चीज को ये देखो, जो स्प्रिंग टाइड होती है वो 2 सिचुएशन में जनरेट होती है। वो सिचुएशन कौन सी होती है उस चीज को जरा हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, सिचुएशन नंबर ए, ये हमारा अर्थ है। अब यहां पे मून है और यहां पे सन आता है इस दिशा में, टोटली अपोजिट। सॉरी, ये सन थोड़ा छोटा हो गया, सन की साइज तो काफी बड़ी है। ये हो गया सन। अब क्या होगा, मून क्या करेगा, इस दिशा से जो अर्थ है वहां पे अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा और सन यहां पे अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। तो यहां पे इस प्रकार से एक ब्लज की तैयारी होगी। ये यहां पे एक ब्लज बनेगा। उसी समय यहां पे एक भाग जो है, सॉरी ये तो सन हो गया। तो उसी प्रकार से अर्थ के दूसरी अपोजिट दिशा में भी यहां पे एक ब्लज हमें दिखाई देगा। अब क्या होगा, यहां पे किसी भी जगह पर जो मून की ग्रेविटेशनल पुल और सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है एक दूसरे को काउंटर करती हुई हमें नहीं दिखाई देती। एक दूसरे को काउंटर ना करने के कारण सबसे बड़ी टाइड इस समय हमें देखने को मिलेगी। और ये समय कौन सा होगा, ये समय होगा पूर्णिमा का, पूर्णिमा एंड अमावस्या, जहां पे हमें पूर्णिमा में फुल मून देखने को मिलता है, अमावस्या में हमें न्यू मून देखने को मिलता है। ये पहली सिचुएशन हुई जब मून, अर्थ और सन एक ही दिशा में होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, तब जो टाइड जनरेट होती है तो उसे स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ये पहली सिचुएशन। अब सिचुएशन बी किस प्रकार से हो सकती है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, यहां पे मून है और यहां पे सन है। तो देखिए फिर से अर्थ, मून, सन एक ही लाइन में फिर से आ चुके हैं। यहां पे जो अर्थ थी जो सन और मून के बीच में थी, लेकिन यहां पे जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ चुका है, या अर्थ क्या हुई है, यहाँ पे दोनों के साइड में आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बल्ज हमें बनता हुआ दिखाई देगा। उसी समय सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी इसी समय, सेम समय पे एक्ट करेगा। उसके कारण ये बल्ज और थोड़ा बनेगा और थोड़ा बढ़ता जाएगा। और उसी समय जो अर्थ का जो सेंटर वाला एरिया होता है वहां से एक बल्ज जनरेट होगा जो कि यहां से इस दिशा में कार्य करेगा, जो यहाँ पे इस प्रकार से और एक ब्लज बनाएगा। जो इस प्रकार की जो टाइड जनरेट होती है उसे फिर से एक क्या कहा जाता है, उसे स्प्रिंग टाइप की टाइड कहा जाता है, जो कि काफी बड़ी टाइड होती है। तो यहाँ पे स्प्रिंग टाइड के बारे में हमने समझा। अब हम बात करते हैं निप टाइड की। देखिए निप टाइड को देखने से पहले, जैसे ही ये वाटर का ब्लज हमें ये वेस्ट साइड और ये ईस्ट वाली साइड है यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो ये तो होगा हाई टाइड। अब लो टाइड कहां पे होगी, जस्ट इमेजिन लो टाइड कहां पे होगी। लो टाइड ये नॉर्थ जो वाला एरिया है और ये साउथ वाला एरिया है ना, वहां पे लो टाइड होगी। लो टाइड यहाँ पे लो टाइड दिखने को मिलेगी और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी हाई टाइड।
तो आपकी समझ में आ गया। अगर यहाँ से जो अर्थ पे जो वाटर है उसको अगर खींचा जाए तो जो वाटर आसपास के एरिया से तो आएगा, जो वो एरिया कौन सा होगा, वो एरिया ये वाला एरिया होगा जहां से वाटर यहाँ पे आया हुआ है, जो कि यहाँ से पुल किया जा चुका है। तो यहाँ पे हमने बात की स्प्रिंग टाइड की। स्प्रिंग टाइड कौन सी टाइड होती है, जो बड़ी टाइड होती है, जो हाई टाइड की सबसे बड़ी टाइड होती है उसे कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। अब हम बात करेंगे निप टाइड की। जो स्प्रिंग टाइड होती है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम निप टाइड की। निप टाइड की। अब ये निप टाइड क्या होती है, ये एक प्रकार से हाई टाइड ही होती है, लेकिन जैसे कि हमने बात की, मान लीजिए कोस्टल एरिया है, जब स्प्रिंग टाइड आई थी तब वाटर की लेवल यहां तक हमें बढ़ती हुई दिखाई देती थी, लेकिन निप टाइड में क्या होगा, वाटर की लेवल इसी एरिया तक हमें देखने को मिलेगी। मतलब वाटर की जो लेवल है वो ज्यादा ना होकर एक थोड़े पैमाने पर, थोड़े प्रमाण में हमें जहां पे दिखती है वो होगी निप टाइड। अब इस निप टाइड किस सिचुएशन में, ये जो निप टाइड किस सिचुएशन में आती है उसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, फिर से एक यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे, यहाँ पे यहाँ पे हमारा मून आएगा और यहां पे हमारा सन आएगा। अब क्या होगा, जो मून है वो इस दिशा में यहां पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, उसी समय जो सन है जो यहां पे अर्थ के इस एरिया पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। तो यहां पे क्या होगा, मून और सन एक दूसरे की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको काउंटर बैलेंस करने का काम करेंगे। उसके कारण जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगने वाला है वो उतनी मात्रा में नहीं लगेगा जितनी मात्रा में वो जब सन, मून और अर्थ एक ही रेखा में हम देखते हैं उस समय जितना जो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा उससे कई अधिक कम मात्रा में यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो यहाँ पे जो जनरेट होने वाली टाइड है वो निप टाइड होगी। तो अब यहाँ पे फिर से और एक बात आती है, अगर यहाँ पे हाई टाइड जनरेट होती है तो लो टाइड किस एरिया में जनरेट होती, फिर से लो टाइड इस एरिया में हमें देखने को मिलेगी। और जो छोटी वाली हाई टाइड है वो जो वेस्ट और ईस्ट, इसको एज हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसी कोई दिशा नहीं होती जहां पे ईस्ट वेस्ट में ही हाई टाइड लो टाइड आती हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर हम इसे ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए सन तो जो साइज में मून से काफी बड़ा है तो डेफिनेटली उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ब्लज क्यों नहीं आया, जो ए वाला एरिया है यहाँ पे ब्लज क्यों नहीं आया, मून की साइड में ही ब्लज क्यों आया, उसका एक रीजन है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मून और सन इन दोनों में से किसका बल जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे टाइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मून। उसका रीजन क्या है, अगर सन उसकी साइज में माना काफी बड़ा है, मून से कई गुना बड़ा है, लेकिन उसी समय सन की जो अर्थ से दूरी है वो काफी है एज कंपेयर टू द मून। मून अर्थ के पास होने के कारण एज कंपेयर टू द सन जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ पे ज्यादा कारगर साबित होता है, ज्यादा एक्ट को करता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके कारण जो मून है, मून के ग्रेविटेशनल जो पुल का साइड है वहां पे भी वहीं पे हमें हाई टाइड देखने को मिलती है, ना कि हमें सन के एरिया में हमें हाई टाइड देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये मून और सन एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के कारण इस समय जो अर्थ पे बनने वाली टाइड होगी वो होगी निप टाइड। तो इस चीज को हमने समझा, ये हाई टाइड और निप टाइड के। अब देखिए जो ये टाइड्स होते हैं, हाई टाइड को इब कहा जाता है और लो टाइड को भाटा कहा जाता है। हाई टाइड ज्वार
और लो टाइड भाटा। फिर से आप इसे हाई टाइड और इसे कहा जाता है लो टाइड। तो अब हाई टाइड और लो टाइड इनके हमारे लिए क्या महत्व है या इनको हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, जो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पे मीठागार हम देखते हैं, जहाँ पे साल्ट बनाया जाता है, वहाँ पे ये लो टाइड हाई टाइड महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक चीज है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जो बंदर होते हैं या हार्बर, वी कैन से हार्बर, जो शिप्स की मूवमेंट होती है ना, जो कि बड़ी शिप को क्या चाहिए, एक तो जो वाटर की डेप्थ है वो ज्यादा चाहिए। उसी समय क्या कर सकती है वो बड़ी शिप जो हार्बर है वहां पे स्टेशन हो सकती है, वहां पे आ सकती है। तो वो जो वाटर की डेप्थ कब बढ़ेगी, जब हाई टाइड आएगी तब वाटर की जो लेवल है वो राइज होगी, मतलब जो वाटर की डेप्थ है वो बढ़ेगी। अगर वाटर की डेप्थ बढ़ेगी तो वहां पे जो हार्बर है वहां पे जो बड़ी शिप होती है वो स्टेशन कर पाएगी, वहां पे रुक पाएगी या वहां से माल उठाकर और एरिया में उसको ट्रांसफर कर सकती है। तो हाई टाइड लो टाइड किसमें महत्वपूर्ण है, शिप की मूवमेंट में, वी कैन से फर्स्ट शिप के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारे लिए हाई टाइड लो टाइड का क्या महत्व है। देखिए, जो हमारे यहाँ फिशरमैन्स होते हैं, जो मछलियां पकड़ने में डीप समंदर में जाते हैं या गहरे समंदर में जाते हैं, तब क्या होता है, तब उन्हें बड़ी मात्रा में या बड़ी साइज में काफी सारी मछलियां मिलती है। लेकिन जब हाई टाइड आता है, किनारे पर क्या होता है, किनारे पर जो वाटर की डेप्थ है वो काफी बढ़ जाती है और उसके कारण जो आसपास का जो डीप एरिया है वहां से बड़ी बड़ी मछलियां जो किनारवर्ती एरिया है वहां पे आती है और वहां पे जो मछुआरे हैं वो आसानी से वहां पे मछलियों को पकड़ सकते हैं। ये दूसरा उपयोग फिशिंग तीसरा टाइडल हाइड्रो एनर्जी और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी टाइड के माध्यम से हमारे यहाँ विद्युत का निर्माण किया जाता है। टाइड के हाई और लो टाइड को उपयोग में लाकर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा रहा है। उस प्रकार की तकनीक हमने विकसित कर ली है। तो इस प्रकार से हाई टाइड लो टाइड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आखिर में हम बात करेंगे जो ओशंस होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके करंट्स होते हैं। ओशन करंट्स की यहाँ पर हम बात करते हैं। जो ओशन की मूवमेंट है उसमें हमने सबसे पहले बात की वेव्स की, उसके बाद हमने बात की ज्वार भाटा की, हाई टाइड लो टाइड की। अब यहां पे हम बात करते हैं ओशंस करंट की। ओशन करंट, अब ये ओशन करंट्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। ओशंस करंट्स क्या होते हैं, जो ओशन का सरफेस होता है वहां पे एक प्रकार से आप इन्हें एक वाटर की स्ट्रीम कह सकते हैं, मतलब पानी पे ही पानी बहने वाली एक जल धारा इसे आप कह सकते हैं। वो किस प्रकार से, इसको हम अब यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ओशन करंट हम किसे कहेंगे, एक तो सबसे पहली रेगुलर वो स्ट्रीम होनी चाहिए। ओशन करंट क्या होते हैं, वो एक रेगुलर स्ट्रीम होती है। उसी समय वो उसकी एक सर्टेन दिशा होती है। उसकी एक निश्चित दिशा होती है और ये ओशन करंट्स हमें कहां पर दिखाई देते हैं, ऑन ओशन सरफेस।
ओशन सरफेस पे ये हमें ओशन करंट्स दिखाई देते हैं। रेगुलर स्ट्रीम ऑफ वाटर, दे हैव अ सर्टेन डायरेक्शन एंड दे आर फाउंड ऑन द ओशन सरफेस। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस और दिस टाइप ऑफ वाटर मूवमेंट कॉल्ड ओशन करंट। तो ओशन करंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट, और दूसरा ऑब्वियसली कोल्ड ओशन करंट। तो वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, जो ये वार्म ओशन करंट होते हैं उनका ओरिजिन कहां पे होता है? उनका ओरिजिन होता है इक्वेटोरियल एरिया में या ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया ओरिजिन। अब ये वार्म जो करंट होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में इनका ओरिजिन होता है, और वो ट्रॉपिकल एरिया से जो लो लैटिट्यूड्स होते हैं उससे लेकर हाई लैटिट्यूड की तरफ बहते हैं, मतलब इक्वेटर से लेकर वो पोलर की तरफ बहते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां पे क्या बनेगा? फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये होगा। तो उसी समय जो कोल्ड करंट होते हैं उनका ओरिजिन कहां पे होगा? तो कोल्ड कहां पे होगी? पोलर एरिया में, पोल ओरिजिन पॉइंट। अब जो वार्म ओशन करंट होते हैं जो इक्वेटर की से पोलर की तरफ बहते होंगे, तो कोल्ड करंट किस दिशा से किस दिशा की तरफ बहेंगे? वो बहेंगे पोल टू इक्वेटर, इक्वेटर फ्लो। तो इस प्रकार से ओशन करंट्स को हमने समझा। अब जो ओशन करंट के कुछ फीचर्स होते हैं इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार में। ओशन करंट एक रेगुलर स्ट्रीम होती है जो ओशन की सरफेस पे बहती है और उनकी एक निश्चित दिशा होती है। अगर ओशन करंट को हम डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होगा वार्म करंट, एक होगा वार्म ओशन करंट या हॉट ओशन करंट, और दूसरा होगा कोल्ड ओशन करंट। जो हॉट ओशन करंट होते हैं उनका ओरिजिन पॉइंट इक्वेटर एरिया में होता है, जो इक्वेटर से लेकर पोलर की दिशा में बहते हैं। उसी समय जो कोल्ड वाटर करंट होते हैं, ओशन करंट होते हैं, उनका ओरिजिन पोलर एरिया में होगा और वो पोलर एरिया से इक्वेटर एरिया की तरफ बहते हुए हमें दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पे ओशन करंट के कुछ फेनोमेना की बात करते हैं या उनकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखिए, हमने यहां पे बात की हॉट ओशन करंट एंड दूसरी हमने बात की कोल्ड ओशन करंट। अब मान लीजिए एक सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में इस दिशा से क्या हुआ, इस दिशा से हॉट ओशन करंट आया और उसी दूसरी दिशा से इसके अगेंस्ट में कोल्ड ओशन करंट आया। तो यहां पे ये जो एरिया होगा इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में मिस्टी वेदर क्रिएट होगा। मतलब जो जहां पे हम साफ से नहीं देख सकते, जो आपने टाइटैनिक वाला किस्सा सुना होगा, टाइटैनिक मूवी जब अगर आपने देखी होगी, जिस समय जो टाइटैनिक जहाज था जब वो बनाया गया तो वो विश्व का सबसे बड़ा जहाज था। जब वो अपनी पहली जर्नी पे जा रहा था उसी समय उसका एक्सीडेंट हुआ और वो समंदर में डूब गया। तो उसका क्या रीजन था? उसका एक रीजन था कि वो उस दौरान जो ये मिस्टी वेदरिंग का एरिया होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे काफी मात्रा में कोहरा छाया होता है। कोहरा क्या होता है? जहां पे आप साफ से सही से देख नहीं सकते, उस वाला जब सिचुएशन होती है तो उसे कोहरा कहा जाता है। काफी अधिक मात्रा में जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप पार्टिकल होते हैं वो जमीन से जस्ट ही थोड़ी ही ऊंचाई पर वो एटमॉस्फेयर में तैरते हमें दिखाई देते हैं। उसके कारण जो विजिबिलिटी होती है, जो दृष्टि होती है, वो काफी कम
होती है। और उसके कारण क्या हुआ, जो टाइटैनिक जहाज था वो क्या हुआ, एक बर्फ से की बड़ी चट्टान से टकरा गया और वो समंदर के तले डूब गया। तो उसका एक रीजन था कि यहाँ पे वो किस्सा बताने का कारण यही था कि जब हॉट ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट एक साथ आकर एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे वो कोहरे जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे विजिबिलिटी काफी कम होती है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम जनरेट होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा नेविगेशन प्रॉब्लम। उसी समय ये तो नेविगेशन प्रॉब्लम इस सिचुएशन में क्रिएट हुआ, तो इसका एक और बेनिफिट है। वो क्या होता है, जो ये वाला एरिया है वहां पे काफी अधिक मात्रा में जो फिश है, जो मछलियां है वो पाई जाती है। यहाँ पे जो फिशिंग होती है वो काफी अधिक मात्रा में होती है। उसका रीजन क्या होता है, जो ये करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ जो फिशेस का जो खाद्य होता है, जो फूड होता है जिसे हम प्लवंग कहते हैं, वो क्या करते हैं अपने साथ वो बहा लाते हैं और इस एरिया में वो ड्रॉप करते हैं। इसी एरिया में जब हॉट करंट और कोल्ड करंट एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं तो वहां पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहां पे फिश की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी प्रकार से और सही मात्रा में हो पाती है। तो इस एरिया में काफी ज्यादा फिशेस होने के कारण यहाँ पे जो फिशिंग होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में हमें यहाँ पे फिशिंग देखने को मिलती है। फिशिंग की दृष्टि से हॉट करंट और कोल्ड करंट एक दूसरे में जब मर्ज होते हैं तो वो सिचुएशन अच्छी होती है, लेकिन वो सिचुएशन नेविगेशन के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने बात की हॉट करंट कोल्ड करंट की। जो जापान का कोस्ट है वहां पे एक हॉट करंट और एक कोल्ड करंट आके एक दूसरे से मिलता है। उसी समय जो यूएस नॉर्थ अमेरिका वाला जो एरिया है वहां पे जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम प्लस लैब्राडोर क्या है, एक कोल्ड करंट है और गल्फ ऑफ स्ट्रीम एक हॉट करंट है। ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होते हैं और वहां पे एक फिशिंग एरिया क्रिएट हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे इस टॉपिक में जो एनसीईआरटी 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक है जिसका वो 5th जो चैप्टर है उसको इन डिटेल में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आपके सवाल हो, जवाब हो, सुझाव हो, जो कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे चैनल को ना भूलकर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में।